हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर कुछ पेपर को और ट्रेंड्स को एनालिसिस करें या फिर जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट्स हुए हैं अब तक पिछले 10 से 15 सालों में वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा बना हुआ है वो कार्बन को लेकर के बना हुआ है। मित्रों, कार्बन को समझने से पहले कि कार्बन है क्या, कार्बन किस तरीके से काम करता है और हमारे पर्यावरण में और हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या एक रोल प्ले करता है, इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि हम लोग आज जितना भी अपना रेट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, अपनी सोसाइटी के, ह्यूमन के या एज अ होल पूरे वर्ल्ड या ग्लोब के बारे में जितना भी हम लोग डिस्कशन करते हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट का, या जितना भी आज तक हम लोग विकास के क्रम में आगे बढ़ पाए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमेशा एनर्जी अथवा ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोतों ने। इन विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, डिफरेंशिएटेड फॉर्मेट ऑफ, इनमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के तौर पर हमारे पास सबसे पहला जो नाम निकल करके आता है वो सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं फॉसिल्स अथवा जीवाश्म। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो शायद आज हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी भी मशीन्स को ऑपरेट करना होता है, जितनी भी व्हीकल्स को ऑपरेट करना होता है, सभी के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अब जब जीवाश्म के बारे में बात करते हैं तो इन जीवाश्मों में हमारे पास दो नाम, जिसमें पहला नाम है हमारे पास कोल अथवा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कोयला। वहीं दूसरा सेगमेंट हमारे पास निकल करके आता है पेट्रोलियम। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये कोयला हो या पेट्रोलियम, दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं जीवों के अंश से ही बने हैं, या जितने भी हमारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस थे, इन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बाद जो भी एनिमल किंगडम का पार्ट और जो प्लांट किंगडम का पार्ट था, वो जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में बहुत लंबे टाइम तक सरफेस ऑफ अर्थ के इंटीरियर में दबा रहा, तो इनमें कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर विचार करने योग्य जो बात है वो ये है कि जब भी कभी हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या ऑर्गेनिक फॉर्मेट की बात करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि केमिस्ट्री व रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, जिनमें से एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें तो हम एक ट्रेंड यहाँ पर कॉमन पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दीज थ्री एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिना कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वर्ड ORG, तो चाहे आप ऑर्गेनिक फॉर्मेट में यूज कर लीजिए या ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेट में यूज कर लीजिए, तो रूट वर्ड के फॉर्मेट में ये शब्द तभी आ सकता है जब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का परसेंटेज 3/4 या उससे ज्यादा हो टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी का। अब कोल का फॉर्मेशन जैसा कि हमें पता है कि प्लांट किंगडम से संभव हुआ है, और अगर यही चीज हम लोग देखें पेट्रोलियम के संदर्भ में, तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हमारा सामान्य तौर पर एनिमल किंगडम से कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों में ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होने की हमेशा अधिकता की संभावनाएं रहती हैं। परिणाम स्वरूप मित्रों होता ये है कि जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन के परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सामान्य तौर पर ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो कंबशन अथवा दहन की प्रक्रिया के लिए या किसी भी प्रकार के केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती है। तो सामान्य तौर पर ऑक्सीजन कई परिस्थितियों में या तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, या फिर अगर समाप्त नहीं भी होगा तो तुलनात्मक रूप से कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा, जिसकी वजह से अगर कभी ऑक्सीजन खत्म भी हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पोर्शन से, तो यहाँ पर आपका मीथेन का परसेंटेज देखने को मिलता है। और मीथेन का परसेंटेज अगर यहीं पर कोल से अवेलेबल होगा तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कोल बेड मीथेन। और अगर यही पेट्रोलियम या पेट्रोलियम के आसपास जो भी रॉक्स अवेलेबल हैं, जो भी चट्टाने अवेलेबल हैं, वहां से निकल करके आएगा, तो इसको हम लोग सामान्य तौर पर नाम देते हैं शेल गैस का। क्या नाम दिया जाता है? शेल गैस का। अब होता ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन,
तो जब भी आप कभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जलाएंगे इन पूरे कॉम्पोजिशन को या फिर इस पूरे के पूरे एनर्जी रिसोर्स को, तो इस अवस्था में कार्बन के साथ हमेशा बनने की संभावना होगी ऑक्साइड्स। और जब कार्बन के साथ हमेशा ऑक्साइड्स बनने की संभावना होगी, तो यहाँ पर हमारे पास या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेट में सामान्य तौर पर चीजें आती हैं, या फिर सामान्य तौर पर चीजें निकल करके आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में। वहीं दूसरी ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो, जब भी कभी इनके अवशेषों को जलाया जाएगा, जबकि जब भी कभी इनके फॉसिल्स को या एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग कंबशन में लेकर के आएंगे, तो हमारे पास यहाँ सल्फर के ऑक्साइड्स का भी पॉसिबिलिटी होगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का भी पॉसिबिलिटी होगा। इन शॉर्ट अगर मैं इन तीनों को समराइज करना चाहूँ, तो समराइज करने के फॉर्मेट में हमारे पास तीन चीजें निकल करके आती हैं। पहली है कॉक्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दूसरा है नॉक्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और तीसरा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर यानी सॉक्स। जब इन तीन चीजों के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो कॉक्स नॉक्स सॉक्स ये जिस स्वरूप में, ये जिस फॉर्मेट में अवेलेबल है, they are going to degrade the quality of environment in their original format itself. That's why they are sometimes called as or referred as primary pollutant. मीन्स जिस फॉर्मेट में ये अवेलेबल है, ये उसी फॉर्मेट में डिग्रेड करेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य तौर पर जितने भी हीमोग्लोबिक एनिमल्स होते हैं, जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंटेंट अवेलेबल होगा, इन सबके लिए ये टॉक्सिक एलिमेंट बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ की क्वालिटी है उसको डिग्रेड करने के लिए एक पैरामीटर के तौर पर देखा जा सकता है। एज अ रिजल्ट अगर हम यहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड के अदर सोर्सेज के बारे में बात करें, तो अदर सोर्सेज में जैसे पेट्रोल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जब हम कंबशन में लेकर के जाते हैं, फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, एविएशन फ्यूल हो, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल रहता ही रहता है। अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड 35 ppm तक बना रहे, 35 ppm का मतलब है 35 पार्ट्स पर मिलियन तक ये अवेलेबल बना रहे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जैसे ही इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, तो चूंकि हमारे और आपके ब्लड में भी, हम ह्यूमंस के ब्लड में भी हीमोग्लोबिन का कॉन्टेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर द लाइफ। ठीक है। सेम टाइप से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर दो चीज़ों के फॉर्मेट में हम लोग डिस्कशन करके चले, तो यहाँ से मैं इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इवेंट्स निकल करके आने वाले हैं, उनके बारे में भी एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और आगे आने वाले जो भी अपकमिंग ईयर्स होते हैं, उसमें ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक हमेशा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होने के साथ साथ प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी है। क्या क्या दो इवेंट्स हो गए इसके पास? एक तो ये ग्रीन हाउस गैस को जो भी इवेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को भी कंसीडर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब हम फॉसिल्स का कंबशन करेंगे, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस निकल करके आएगी, दैट इज ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अगर एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना है, तो इसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर कार्बन कैप्चर के नाम से कहा जाता है। और अगर 2025 के एग्जाम के बारे में बात किया जाए, तो कार्बन कैप्चर के ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ था। बट मोर और लेस अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, तो इन सारी चीजों को रिलेट करते हुए, इन सारी चीजों को रिलेट करते हुए हमारे लिए जो सबसे बेसिक टॉपिक है, देखिए जब तक हम लोग बेसिक टॉपिक्स के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक हमारे लिए प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो केवल और केवल रट्टाफिकेशन का पार्ट बनता है। और इस रट्टाफिकेशन के पार्ट को ना करना पड़े, तो अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके चलें और इसके एनालिसिस को अच्छे से करें, तो आप ये पाएंगे प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस में पिछले कई सालों में, लगभग कई सालों का मतलब मेरा यहाँ पर रेफरेंस रहेगा 10 ईयर्स तक। तो 10 ईयर्स का अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा जाएगा, तो 10 ईयर्स के पेपर्स में आप चीज ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पर एक भी साल शायद ही ऐसा गया हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन फ्रेम ना किया गया हो। तो अब इसी चीज को अगर आगे बढ़ाएं, तो हम लोग, ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक होता है पोल्यूशन। जो बेसिक टॉपिक है हमारा, दैट इज पोल्यूशन। अब सामान्य तौर पर जब भी हम लोग पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो एक ये ऐसा टॉपिक होता है जिस पर लगभग लगभग सभी लोगों ने
स्कूल वगैरह में ऐसे कंपटीशन में या फिर किसी और कंपटीशन में कभी ना कभी राइड जरूर किया होगा, कभी ना कभी इसके बारे में सुना भी होगा। सामान्य तौर पर जब भी कभी एयर की क्वालिटी खराब होने लगती है तब हम लोग आपस में बात करते हुए पाए जाते हैं कि भैया पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कभी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कभी वाटर क्राइसिस जैसी समस्याएं भी आ रही हैं, जो साफ पानी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर एक चीज को जानना चाहेंगे कि भैया आपका जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, इस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कारकों की आवश्यकता होती है। ये कारक आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकेंड वन कॉल्ड एज एबायोटिक फैक्टर्स। दोनों ही पैरामीटर्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पर बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आपके ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से एबायोटिक एक्टिविटी, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है कई बार ये हम लोग अपने इकोसिस्टम में ज़्यादा ऐड कर देते हैं, कई बार कम कर देते हैं, कई बार ये फॉर्मेट ऑफ एनर्जीज भी हो सकता है, कई बार ये मटेरियलिस्टिक फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इधर मटेरियल और अ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अगर कोई भी एबायोटिक कंपोनेंट ऐसा है जो मटेरियलिस्टिक फॉर्मेट में अवेलेबल है या एनर्जी के फॉर्मेट में अवेलेबल है और वो आपके इकोसिस्टम में तो ऐड हो जाता है या सब्सट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए या जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनके रेट ऑफ एक्यूमुलेशन पर या तो इंक्रीमेंट आ जाए या डिक्रीमेंट आ जाए, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब, इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। अब अगर मटेरियलिस्टिक बेसिस पर बात करें तो मटेरियलिस्टिक बेसिस पर आप यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पर आपके एयर की क्वालिटी में या एयर में कुछ कंपोनेंट ऐड ऑन हो जाए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, या फिर अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाए या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ किस में आ जाएगी, एयर पोल्यूशन के अंडर आ जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों का लाइफ सस्टेन कर पाए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक होना ही हमारे लिए ठीक है, उसके ऊपर या नीचे हो जाएगा तो वो मामला भी गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा अगर यहीं पर बात करें तो हमारे पास दूसरा आ सकता है एयर वाटर, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर जो आ सकता है वो आ सकता है लैंड पैरामीटर के ऊपर। अगर हम 2024 के यूपीएससी मेंस के ऊपर क्वेश्चन किया जाए तो यहाँ पर इस वाले पोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था अबाउट ऑयल पोल्यूशन। हाँ, इस वाले पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था ऑयल पोल्यूशन के बारे में। और अगर हम लोग यहाँ पर एयर की क्वालिटी और वाटर की क्वालिटी या ओवरऑल एयर वाटर लैंड तीनों की क्वालिटी के बारे में बात करें तो 2025 करंट ईयर में हमारे पास क्वेश्चन था अबाउट कार्बन कैप्चर के ऊपर। ठीक है, वहीं अगर एनर्जी के फॉर्मेट में हम लोग बात करें तो पहला हमारे पास हो सकता है रेडिएशन के फॉर्मेट में, where radiation can be considered as the mode of transmission of heat from one point to another point। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हीट से रिलेटेड होगा तो वो रेडिएशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। सेकेंड वन कैन बी द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर, वेयर एज थर्ड वन कैन बी द पार्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट या डिफरेंशिएटेड फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ वन यू कैन कंसिडर्ड एज नॉइस पोल्यूशन, फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, राइट। तो इस टाइप के बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन अवेलेबल है जो आपके ऊपर बात करना चाहिए। आज की डेट में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करता है, तो ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन तो फ्रेम कर सकते हैं लेकिन इनके क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होगा। अब सिंस एयर पोल्यूशन इनमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन टाइप ऑफ पोल्यूशन, हालांकि पोल्यूशन तो बहुत पहले से किया जा रहा है, कई बार एयर पोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो इस पर सबसे ज़्यादा
स्टडी किया गया है, सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस के लेवल पर स्पेशली, तो वो सामान्य तौर पर आपका मैनेजमेंट स्किल्स पर होगा रादर देन उसके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स पर। तो जो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखी हैं, उसी चीज़ को अगर हम लोग कंसिडर करना चाहें, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पॉल्यूशन है क्या? और अगर हमें ये सोचना पड़ेगा कि पॉल्यूशन है क्या, तो आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर इंडियन रेलवे के एक ट्रेन के बारे में बात किया जाए, तो इंडियन रेलवे के एक जनरल कंपार्टमेंट में सामान्य तौर पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होते हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 90 टू 100। अब ये जो ब्लू कलर के कोचेज अवेलेबल हैं, इनको बोलते हैं आईसीएफ कोचेज, और इनमें अगर बात करें तो 90 सीट्स अवेलेबल होते हैं। अब सोचिए अगर 90 सीट्स अवेलेबल और 90 पैसेंजर हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल मेंटेन बनी रहेंगी। लेकिन अगर जस्ट इन केस ऐसा हो कि आपके पास सीट्स 90 हैं और पैसेंजर केवल एक या दो अवेलेबल हैं, तो आप सोचिए ये दो, एक या दो पैसेंजर्स होंगे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। कभी ऊपर वाली बर्थ पर लेट करके देखेंगे जहाँ कंफर्ट लगेगा इनको, कभी नीचे वाली बर्थ पर लेट करके देखेंगे जहाँ इनको कंफर्टेबल फील हो रहा होगा। तो जिस सिचुएशन में इनको कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, तो ये क्या करेंगे, लगातार मूव करते रहेंगे, मतलब ये हमेशा इनस्टेबल रहेंगे। अब सोचिए 89 अगर सीट्स यहाँ पर ऑक्यूपाइड हों और आपके होम टाउन पर ये ट्रेन रुके और आप अकेले पैसेंजर और चढ़े, तो आपके पास एक ही स्पॉट होगा जहां पर जाकर के आप अपनी सीट को कैप्चर कर सकते हैं और जाकर के स्टेबलाइज हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। बट अगर सोचिए कि यहाँ पर 90 टू 100 की वैकेंसी है और 1000 पैसेंजर्स आ जाए, तो 1000 पैसेंजर्स आने के केस में क्या होगा कि 1000 पैसेंजर्स जैसे ही इसमें आएंगे, तो यहाँ पर आपकी कभी लड़ाई होने लग जाएगी, कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाएंगे ये लोग, एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे और मतलब सिस्टम को क्या करेंगे, अब्यूज करेंगे, सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे, तो इस टाइप के वर्ड्स यूज हो सकता है। तो वही चीज पोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम पोल्यूशन को डिफाइन करना चाहें, तो the addition of any substance either in format of solid, liquid or gas or in form of any energy, हीट के फॉर्मेट में हो, रेडिएशन के फॉर्मेट में हो, रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, जिससे या तो उसका रेट फास्टर हो जाए या डाइल्यूट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, रिसाइकल और स्टोर, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, तो इस चीज को हम लोग सामान्य तौर पर क्या बोलते हैं, हम लोग इस चीज को सामान्य तौर पर बोलेंगे पोल्यूशन। और इस पोल्यूशन को अगर हम समझना चाहें, तो आप ये सोचिए कि मन में अगर हमारे गलत विचार भी आता है, तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो सबसे एडवांस माना जाता है अमंग ऑल द एनिमल किंगडम। तो अब ऐसे सोचिए कि शशि थरूर साहब, मतलब ये केवल एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिया जा रहा है, मेरा यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी को हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। जैसे अगर शशि थरूर साहब यहाँ पर बैठे हो और बोले बेस्ट टू मी विद द डेलिकेशन ऑफ योर अकरेंस इन माई मेंशन, और ये मोहतरमा मजाकिया तौर पर बोले कि क्या, तो ये कभी इनसे मजाक से बोले आओ कभी हवेली पर, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो इसी को हम लोग पॉल्यूशन बोल पाएंगे। अब अगर यहीं पर हम लोग देखें, तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो मटेरियल्स हैं, उनके बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल होंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज टर्शरी पॉल्यूटेंट। अब ये जो 3 टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है जिस फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, उसी फॉर्मेट में आकर के आपके एटमॉस्फेयर या आपके एनवायरनमेंट की क्वालिटी को जब ये डिग्रेड करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। वेयर एज ऑन द अदर साइड जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके एनवायरमेंटल कंडीशन या एटमॉस्फेयर की कंडीशन के साथ मर्जअप होंगे, ह्यूमिडिटी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, तब जाकर के ये थोड़े और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, लाइक एसिड रेन। वेयर इज ऑन द अदर साइड टर्शरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत सारे केमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके साथ डेवलप होने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी पॉल्यूटेंट्स। और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इन बिहेवियर है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखें, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को भी लिखा हुआ है, लाइक डीडीटी एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सबका अपना अलग अलग इम्पैक्ट है, एक एक करके अगर हम लोग देखने का अटेम्प्ट करें, तो इस सेशन में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि पॉल्यूटेंट्स विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी,
अब इसमें क्या नाम आ जाता है आपका, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पर ऑक्सी बेंजिल नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब देखो यहाँ पर ये जो पैन और पीबीएन है, इन पैन और पीबीएन में हमें जो चीजें कंसीडर करनी है कि पैन और पीबीएन का अभी तक करेक्ट वे में अगर देखा जाए तो कोई डायरेक्ट सोर्स नोन नहीं है। अब आप सोचिए, जिस पॉल्यूटेंट का कोई सोर्स ही नोन नहीं होगा और अगर उसका प्रेजेंस आपके एटमॉस्फेयर में दिख जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो वर्स्ट लेवल पर है। और यहीं से आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, इन दोनों को। और यूपीएससी ने प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन भी पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, तो आंसर उसमें था पैन का। हाँ, सबसे पहले आता है डीडीटी से। अगर स्टार्ट करें तो देखिए, डीडीटी जो था ये 1939 में आपका सबसे पहले यूटिलाइज किया गया एज एन इंसेक्टिसाइड इन वर्ल्ड वॉर 2। डेवलप तो कर दिया गया था इंसेक्टिसाइड के फॉर्मेट में 1874 में, ऑथमर जीडलर ने इसको डेवलप किया था, बट पॉल हरमन म्यूलर ने इस चीज को डिस्कवर किया कि इसको कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। 1948 में वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद आपके पॉल हरमन म्यूलर को नोबेल प्राइज भी दिया गया मेडिसिन में फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीडीटी। लेकिन ये डीडीटी जितना आसान दिखता है, शायद ये उतना आसान है भी नहीं। सबसे पहले इसके इम्पैक्ट में देखा गया एक इवेंट जिसको हम लोग कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, या हिंदी में जैव आवर्धन। बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन, इसमें होता क्या है कि पहला ट्रोफिक लेवल जो होता है वो होते हैं हमेशा प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, ज्यादातर एनिमल्स को या ज्यादातर लिविंग वर्ल्ड को। अब इन प्लांट्स में आपने किसको डाल दिया, डीडीटी को डाल दिया। अब इन प्लांट्स में डीडीटी को डाल दिया ताकि आपका एग्रीकल्चरल क्रॉप लैंड पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को आप शो कर पाए। तो प्लांट्स पर जैसे ही आपने डीडीटी को डाला तो यहाँ पर ट्रोफिक लेवल 1, ट्रोफिक लेवल 2, ट्रोफिक लेवल 3, ट्रोफिक लेवल 4, ट्रोफिक लेवल 5, ये फूड चेन बना हुआ है। जब प्लांट से डीडीटी जाएगा तो इसमें कुछ एक्स टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पॉल्यूटेंट्स में, या फिर ये जो आपका इंसेक्टिसाइड या जो पॉइजन है या जो टॉक्सिन है, यहाँ पर जाएंगे तो कुछ एक्स एक्स टाइम बढ़ गया, यहाँ पर जाएंगे तो ये ट्रिपल एक्स टाइम बढ़ गया, और अगर यहाँ पर गए तो ये आपका टेट्रा एक्स टाइम बढ़ गया। इसकी वजह से ही ये जो इवेंट है बायो मैग्निफिकेशन, सबसे पहले रिचल कार्सन ने इस टॉपिक का नाम दिया बायो मैग्निफिकेशन इन द ईयर 1962 इन हिज फेमस बुक कॉल्ड एज साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग में जब इन्होंने पहली बार ये कहा तो इन्होंने कहा कि ये जो आपका डीडीटी है, डीडीटी आपका बायो मैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्शन में आपका एक बर्ड था जिस बर्ड का नाम था ब्रिटिश स्पैरो हॉक। ब्रिटिश स्पैरो हॉक बोला कि ये जो एक्सटिंक्ट हुआ, इसके एक्सटिंक्शन का मेन रीजन आपका डीडीटी ही बताया गया। तो इन्होंने ये इस चीज को बुक में अपने बता दिया 1962 में। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के कंसिडरेशन में इस चीज को बैन भी किया गया बाद में जाकर के। तो बायो मैग्निफिकेशन एगशेल थिनिंग एंडोक्राइन डिसरप्टर है, टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर का भी कॉज हो सकता है आपका ये डीडीटी। ब्रेस्ट कैंसर का भी एजेंट के फॉर्मेट में देखा जाता है डीडीटी। वहीं अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया, टॉक्सिक टू हीमोग्लोबिक एनिमल है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, ठीक है। तो इस टाइप के ये जो सारे इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट से आपके सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू। बाकी चीज़ों को हम लोग डिटेल में और नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे।